नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी की क्लास डेली आपको शाम को 7 बजे प्रोवाइड होती है और इस क्लास से आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, आज हमारी 13वीं क्लास है। बच्चा, कौन सी क्लास है हमारी? आज हमारी जो है वो क्लास 13 है। इससे पहले हम 12 क्लास करा चुके हैं। अब मैंने 12 क्लास आपके सामने क्यों ओपन कर रखी है? क्योंकि कल हमारी 12 क्लास हो गई थी और टॉपिक कुछ ऐसा है कि पीछे से थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि कल हमने आपको पढ़ाया था यूपी विशेष में हमारा टॉपिक जो था वह बच्चा था अपवाह तंत्र। ठीक है, और हमने सबसे पहले आपको नदी पढ़ाई थी कि धरातल पर बहने वाली प्राकृतिक धारा को हम क्या कहते हैं बच्चा? नदी कहते हैं। ठीक है, वहीं पर हमने पढ़ा था नहर के बारे में कि धरातल पर बहने वाली कृत्रिम जलधारा जो होती है वो कौन सी होती है? वो नहर होती है। उसके बाद में हमने बताया था आपको, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नदी विवाद। ठीक है, रिवर डिस्प्यूट बताया था, 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद क्या होते हैं वो बताया था। जब 2 या 2 से अधिक नदियों के बीच जब विवाद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद कहते हैं। इसे वर्ल्ड बैंक करती है, विश्व बैंक इसको निपटारा कराती है एक समिति बनाकर, ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1960 के अनुसार विवाद को निपटाती है। सिंधु जल विवाद जो था भारत पाकिस्तान के बीच में, इसी तरीके से। वहीं कर बात करें अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच IRW जो है 1956 में बना था। IRW जो है विवाद निपटाता है और ये क्या है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है भैया, जैसे कावेरी जल विवाद। आगे हम अगर समझते हैं तो आगे हमारा क्या है? जैसे मैंने बताया था अपवाह तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो हिमालयवर्ती नदियों का होता है, दूसरा जो होता है वो प्रायद्वीपीय नदियों का होता है। हिमालयवर्ती नदियों में कौन कौन सी आती हैं? गंगा नदी तंत्र आती है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आती है, सिंधु नदी तंत्र आती है। तो गंगा नदी तंत्र आपका, ठीक है बच्चा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका यहाँ से, ठीक है। उसी के बाद में सिंधु नदी तंत्र आपका यहाँ से। फिर मैंने बताया था आपको बच्चा कि मतलब जो आपका प्रायद्वीपीय होता है, ये प्रायद्वीपीय 2 प्रकार का होता है। एक होता है पश्चिमी घाट की नदियों के द्वारा और एक होता है पूर्वी घाट की नदियों द्वारा। पश्चिमी घाट नदियों में बताया था साबरमती नदी, लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, पेरियार नदी और साबरमती नदी। वहीं पर पूर्वी घाट में बताया था महानदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, बेगई नदी, ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़े थे हम लेकर। अब उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र पड़ा। फिर उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र क्या था? तो उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से लेकर, कहाँ से लेकर? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक बहता है। उद्गम स्थल के आधार पर 3 प्रकार का अपवाह तंत्र था। वो बता दिया था कि हिमालयवर्ती नदियाँ क्या होती हैं? गंगा, यमुना, गंडक, काली, साबरमती, जो हिमालय से उद्गम होती हैं। रामगंगा, राप्ती, घाघरा, सरयू। यानी यहाँ पर क्या होता है? बर्फ भर जल भरा रहता है। वर्षा के दौरान बाढ़ में खतरा रहता है। यहाँ ग्लेशियर और वर्षा 2 कारण होते हैं जल के। मैदानी भाग में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? जैसे रिहंद नदी है, पांडो नदी है, ईशान नदी है, ठीक है। एक मंजो नदी है। कौन थी? मंजो नदी। ये भी मैदानों में बहती है मंजो नदी। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो जल का स्रोत होता है वो झील और दलदल होती हैं। वहीं पर पठारी भाग से बहने वाली नदियाँ जो होती हैं वो चंबल नदी होती है, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, ठीक है, आदि होती हैं। यहाँ पर क्या होता है? जल, वर्षा ही केवल जल का स्रोत है और कुछ नहीं है। तो ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव होता था। ये भी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करें बेटा 5वें में, तो हमने बताया था गंगा नदी तंत्र के बारे में। यानी गंगा नदी हमने पढ़ा, उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। वहीं पर भारत में जो लंबाई है 2075 है। यूपी में जो है आपकी 1450 किलोमीटर है। बिजनौर से एंटर होती है यूपी में और बलिया से। जबकि भारत में जो एंटर होती है, भारत में तुम्हें पता ही है उद्गमी होती है गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री से उद्गम होती है और वेस्ट बंगाल जो है एग्जिट हो जाती है। वेस्ट बंगाल से एग्जिट हो जाती है। तो उत्तराखंड में उद्गमी होती है यूपी, बिहार और झारखंड। यहाँ पर एक सिंह भूमि जगह है, सिंह भूमि, ठीक है, वहाँ पर आती है कि एक ही जगह सिंहगढ़ है, सिंह भूमि है, वहाँ पर वेस्ट बंगाल में एग्जिट पॉइंट है। वहीं पर अफवाह तंत्र जो है भारत, नेपाल और बांग्लादेश से, जहाँ से पानी आ सके और जा सके, और 15 राज्यों से भारत के अंदर। इसमें एक इसकी खूबी होती है स्वच्छ होने वाली ये नदी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। इसमें डीओ होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जिससे कि डॉल्फिन मछली जो है यहाँ रहती है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को 2009 में किया गया था।
वहीं पर गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 1 नवंबर आपका 2008 को और जीवित मानव की संख्या 2017 को इसको दी गई थी। फिर हमने समझा था इसके बाद में ये मैप, ये हमने एक मैप समझा था। इस मैप में हमने बताया था आपको बच्चा कि गंगोत्री से उद्गम होती है और आती है भिलांगना से मिलकर यहाँ टिहरी बांध बनाती है। कौन सा? टिहरी बांध 261 मीटर। मंदाकिनी आके यहाँ मिलती है और यहाँ कौन सी? रुद्रप्रयाग वो प्रयाग बनाती है। कर्णप्रयाग पिंडर से मिलती है। नंदाकिनी अलकनंदा मिलती है नंदप्रयाग। विष्णु प्रयाग या धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तब। ठीक है भैया। अब यहाँ से हो गया, आगे गढ़मुक्तेश्वर है। फिर यहाँ पर आपने एक सुना होगा कानपुर, तो यहाँ पर कानपुर है आपका। उसके बाद में कन्नौज है, यहाँ ये कन्नौज हो गया आपका। फिर ये आपका प्रयागराज है। प्रयागराज तक समझते हैं। यहाँ पर बंदरपुंछ की पहाड़ियों से उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है और ये दिल्ली रास्ते, सहारनपुर के रास्ते, दिल्ली के रास्ते होते हुए इटावा में जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। यहाँ छिप्रा निकलती है। ठीक है, छिप्रा निकलती है और कहते हैं ना उज्जैन छिप्रा के किनारे बसा हुआ है तो इसके, और यहाँ के इटावा में मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है और हमीरपुर में आके ये मिल जाती है। वहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर कैमूर पहाड़ी है और केन नदी निकलती है और बांदा में आके मिल जाती है और ये यमुना में आके मिल जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में आके यमुना में मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ से एक उद्गम होती है उत्तराखंड से, एक नदी होती है जिसे हम रामगंगा कहते हैं। रामगंगा उद्गम होती है कालागढ़ होते हुए बिजनौर के रास्ते होते हुए ये कन्नौज में मिल जाती है। फिर ऊपर से एक नदी निकल कर आती है गोमती पीलीभीत से, लखनऊ के रास्ते होती हुई, लखनऊ के सुल्तानपुर के रास्ते होते हुए, लखनऊ सुल्तानपुर होते हुए ये गाजीपुर में जो है आके मिल जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। परंतु यहाँ पर बलिया जगह है, यहाँ बलिया है। बलिया से यहाँ पर क्या हो जाती है? एग्जिट हो जाती है। ये यूपी का एरिया था। ठीक है, और कहाँ तक है? बिजनौर, यानी कि आपका बिजनौर यहाँ पर है ये, तो यहाँ से एंटर होती है बिजनौर से। ठीक है, अगर आगे बात करें तो पटना में आके, सॉरी छपरा में आके एक नदी मिलती है शारदा और करनाली मिलकर बाराबंकी में घाघरा बन जाती है और यहाँ आके मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं पटना में। तो पटना में यहाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है और जो है आके इधर जो है नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है भाई। फिर जौनपुर में आते हैं तो जौनपुर में गंडक नदी निकल कर आती है नेपाल बॉर्डर से। किससे? नेपाल बॉर्डर से। और जौनपुर में आके जो है ये मिल जाती है जौनपुर। ठीक है, एक बार यहाँ देख लेंगे इसको। जौनपुर तो नहीं है यहाँ शायद, इसका मुझे ऐसा लगता है। चलो एक बार चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, कुछ और है यहाँ पर। ठीक है, याद नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इससे आगे कुर्सेला पड़ता है, यहाँ आके मिल जाती है गंडक कोसी। तो कोसी को सप्त नदी कहते हैं और 1 2 3 4 नदियों की धारा ऊपर चली जाती है। 3 नदियों की धारा जो इधर आ जाती है। और ये कोसी जो है बिहार में शोक है, बिहार का शोक कहा जाती है, क्योंकि बाढ़ आने का कारण जो है वो यही है। बाढ़ आने का कारण जो है वो यही है। ठीक है, कुर्सेला जो है जगह मिलती है वहाँ पर। छोटे नागपुर का पठार है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। तो वहाँ से एक नदी निकल कर आती है दामोदर नदी बीच में से, छोटे नागपुर का पठार है। यहाँ आकर मिल जाती है हुगली में। हुगली किसके? कलकत्ता में, यानी किसके? कलकत्ता। कलकत्ता भी यहाँ पर ही है। कलकत्ता यहाँ पर ही बसा हुआ है। तो कलकत्ता के किनारे पर जो कलकत्ता हुगली के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आती है इधर और यहाँ पर ये पद्मा का नाम लेकर जो है इधर से ब्रह्मपुत्र जमुना का नाम लेकर इसमें मेघना बनकर जो है कौन सी? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। तो ये थी हमारी ये नदी जिसको हमने अभी तक पढ़ लिया था। ठीक है भाई, ये नदी थी जिसको हमने अभी तक पढ़ लिया था और हमने कोशिश करी थी कि इस नदी को मैप के माध्यम से जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैप आपने देख लिया होगा और मैप देखने के बाद में अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये रिवीजन बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि अगर ये रिवीजन नहीं करते तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाती। तो दोस्तों अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ। क्या देखेंगे? सहायक नदियाँ। चलिए, तो अब आगे जो टॉपिक है वो आपका क्या होने वाला है? सहायक नदियाँ। ठीक है बच्चा। अब सहायक नदियाँ में अगर सबसे पहले बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? पहले सहायक नदियों से पहले चलो एक टॉपिक और देख लेते हैं। समझिए, टॉपिक सहायक नदी से पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सहायक नदी से भी कि गंगा की मतलब यूपी की सीमा में के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ हैं यूपी की सीमा के अंतर्गत। तो यूपी की सीमा में
तो यूपी की सीमा में कौन कौन सी ये पता करने हैं, यानी कि कौन कौन सी नदी हैं। यमुना है, गोमती है, रामगंगा है। यमुना है, गोमती है, रामगंगा है, टोंस है। ठीक है भैया। तो एक तो हो गई यमुना, यमुना, फिर दूसरी हो गई गोमती, गोमती, तीसरी आपकी रामगंगा, रामगंगा, फिर आपकी चौथी टोंस, टोंस। ये जो नदी है ये यूपी में ही इसके अंदर एंटर होती हैं। अगर यमुना की बात करें तो कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। ठीक है। गोमती की अगर हम बात करें तो कन्नौज में मिलती है। कहाँ मिलती है गोमती, कन्नौज। ठीक है। कहाँ मिलती है, कन्नौज में, नहीं रामगंगा मिलती है कन्नौज में, सॉरी, कहाँ मिलती है, कन्नौज। ठीक है। गोमती जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, गोमती जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, ये जरूरी बहुत है, तो गाजीपुर में मिलती है। कहाँ पर, गाजीपुर में। ठीक है। टोंस एक जगह है सिरसा, कौन सी जगह है, सिरसा। तो ये जहाँ पर आकर मिलती है यूपी के अंदर। तो यूपी के अंदर गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है भैया, ये है इसका रूल। ठीक है। यूपी की सीमा के में यमुना, गोमती, रामगंगा, टोंस। ठीक है। इतनी बात समझ लिया आपने, हाँ या ना। चलिए अब आगे बात करते हैं एक बात, यमुना नदी की बात करते हैं। सबसे पहले नदी की बात करते हैं, किसकी, यमुना नदी की। ठीक है। यमुना नदी आपको पता होना चाहिए इसका उद्गम कहाँ से होता है। पहले तो इसे किस किस नाम से जानते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है यही पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसका उद्गम जो होता है बंदरपुंछ पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, यूके में बंदरपुंछ पहाड़ी से उद्गम होता है। क्लियर, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसका कालिंदी, सूर्यपुत्र। ठीक है। सूर्यपुत्री, इस बार आया था सूर्यपुत्री। ठीक है। और एक और नाम होता है इसका गंभीर नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, के नाम से जाना जाता है। कालिंदी कहा जाता है, सूर्यपुत्र कहा जाता है, गंभीर कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। यूपी में जो प्रवेश करती है वो कहाँ पर प्रवेश करती है, तो यूपी में जो प्रवेश करती है, ये यूपी में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर में एक गांव है फैजापुर। ठीक है। गांव कौन सा है, फैजापुर में। तो यहाँ पर ये यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सहायक नदी, अगर इसकी सहायक नदी की बात करें, सहायक नदियाँ। ठीक है। तो बात करें तो पहले कौन सी हो जाएगी, बेतवा, चंबल, केन। ठीक है। बेतवा, चंबल, केन, ये हो जाएंगी। अब देखिए चंबल जो है वो कहाँ पर, इटावा मिलती है। बेतवा जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, हमीरपुर में। ठीक है। हमीरपुर नहीं, बेतवा जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, हमीरपुर, सॉरी, हाँ, केन मिलती है बांदा में, और बेतवा जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, हमीरपुर में। ठीक है भाई। तो ये है इनकी वो कंडीशन। ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसकी, तो ये कहाँ कहाँ से होती हुई बहती है, तो मैं बताऊँ, ये यूपी के 19 जिलों से, ये यूपी के कितने, 19 जिलों से होकर बहती है। ये वाली बात याद रखनी है, नोट करो इसको। कहाँ से होकर बहती है, 19 जिलों से होकर बहती है। कहाँ से, 19 जिलों से होकर ये बहती है। ये बात अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है भैया। तो 19 से होकर बहती है। तो यूपी के कितने, बंदरपुंछ से, यूपी के बंदरपुंछ पहाड़ी से निकलती है। कालिंदी, सूर्यपुत्री, गंभीरा नाम से भी जानी जाती है। यूपी में प्रवेश करती है, सहारनपुर में प्रवेश करती है। फैजपुर एक जगह है, वहाँ से सहायक नदी है बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, हमीरपुर, इटावा, बांदा। ठीक है। यूपी के 19 से बहती है। कितने बहती है, 19 से। अगर इनको याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर फिर भी मैं इनके किनारे पर आपको बता देता हूँ। देखिए मथुरा, पहले इटावा, हमीरपुर, बांदा, मथुरा और वृंदावन, आगरा, इटावा, ये सब इसी के किनारे पर है। ठीक है। निकल कर कहाँ जाती है, तो सहारनपुर से निकलती है, शामली से निकलती है, बागपत से निकलती है। ठीक है।
और बागपत से निकल कर आपकी बागपत, हाँ, गौतम बुद्ध नगर जाती है, गाज़ियाबाद जाती है, गाज़ियाबाद के बाद मथुरा, अलीगढ़, इटावा, आगरा, ठीक है, प्रयागराज, औरैया, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, तो इन सब जगह जो है होती हुई जाती है। तो कितनी जगह? 19 जिलों से होकर ये प्रभावित होती है, यानी बहती है, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसके बाद में कौन सी नदी है? रामगंगा देखेंगे। इसके बाद में कौन सी नदी देखेंगे? रामगंगा। कौन सी नदी देखेंगे? रामगंगा देखेंगे भैया। तो रामगंगा में अगर हम बात करें तो हमें पता है यूके में, उत्तराखंड में, कहाँ, क्या, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नाम सुना होगा, पौड़ी गढ़वाल का नाम सुना होगा, हाँ, ठीक है। तो इथा तोली के निकट से, इथा तोली के निकट से निकलती है, इथा तोली के निकट से निकलती है, ठीक है, ठीक है। इसे दूध तोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दूध तोल भी कहते हैं इसको, दूध तोल भी इसको कहते हैं, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं ये तो कहाँ प्रवेश करती है, तो यूपी में जो प्रवेश करती है, यूपी में ये कहाँ से? तो कालागढ़ में, यानी जो कहाँ पर है? बिजनौर जनपद में है, बिजनौर जनपद है, तो क्या करती है? ये प्रवेश करती है, ठीक है। ये पहली बात तो है, यूपी में जो प्रवेश करती है कालागढ़ बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है, ठीक है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, बच्चा, तो इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोह इसकी एक सहायक नदी है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? कोह नदी जो है इसकी सहायक नदी है। इतनी बात आपको याद रख लेना है, ठीक है भैया, ठीक है। एंटर कहाँ मिलती, कहाँ पर है ये? गंगा में। कहाँ मिलती है? गंगा में। ये मिलती कहाँ पर है? कन्नौज में आकर ये मिल जाती है, ठीक है। कन्नौज में आकर जो है ये मिल जाती है। देखिए, चाहिए आप देख लीजिए, मैप पा जाइए। देखिए ये कहाँ पर आके मिलती है? कन्नौज पर। बता दिया, नहीं बता दिया? कन्नौज पर आके मिलती है। ये पूरा हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। चलिए अपना आगे टॉपिक पाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे कन्नौज पर आकर, ये कन्नौज में आकर जो है मिलती है। तो पहली बात हो गई है आपकी यूके के पौड़ी गढ़वाल से निकलकर इथा तोली निकट या दूध तोली के निकट से निकलती है। यूपी में कालागढ़ बिजनौर में ये प्रवेश करती है, जबकि ये गंगा में कन्नौज में मिल जाती है। तो कहाँ से? कालागढ़ से कन्नौज तक बहती है। लंबाई कितनी है? 690 है। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो कोह नदी इसकी जो है सहायक नदी है। तो रामगंगा यहाँ से हो गई होगी आपकी क्लियर, ठीक है भाई। चलिए इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे जो बात है वो कौन सी नदी है? राप्ती नदी। कौन सी नदी है बच्चा? राप्ती नदी। राप्ती नदी। ऐसे ये सब नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और याद रखना नोट पॉइंट करके, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंगा किसे और कहा जाता है? गोदावरी को और कहा जाता है। गोदावरी को और कहा था बूढ़ी गंगा, परंतु वो दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता, मगर ये बूढ़ी गंगा इसे कहा जाता, ठीक है। नेपाल की लघु श्रेणी से, कहाँ से? नेपाल में लघु हिमालय श्रेणी से, ठीक है। नेपाल में लघु हिमालय की श्रेणी से एक रुकुमकोट है। रुकुमकोट से उद्गम होती है। कहाँ से होती है? रुकुमकोट से उद्गम होती है। इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गोरखपुर का शोक कहा जाता है। शोक कहा जाता है। कहाँ का? गोरखपुर का इसे शोक कहा जाता है। रोहिणी इसकी जो है सहायक नदी है। इसकी कौन सी सहायक नदी जो है? सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी इसकी जो है सहायक नदी है, ठीक है बच्चा। रोहिणी इसकी सहायक नदी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, थोड़ी सी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, तो क्या है? एक तो बहराइच, बांसी, ठीक है भाई।
बहराइच हो गया, बांशी हो गया, एक जगह है आपकी बलरामपुर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर सिद्धार्थनगर, ठीक है, बलरामपुर सिद्धार्थनगर, और दो और हैं, गोरखपुर और एक दो गोरखपुर और देवरिया। हाँ, एक तो गोरखपुर और एक देवरिया। इन सबसे ऐसा मान चलिए, इन सबसे जगह से ये होकर जो है वो क्या करती है, बहती है। ठीक है भैया, ये इनसे यहाँ से होकर बहती है। ठीक है, तो एक बार समझेंगे, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेपाल की लघु हिमालय श्रेणी से होकर रुकुम कोट से निकलती है ये। तो गोरखपुर का इसे शोक कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी रोहिणी है। ठीक है, बहराइच, बांशी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया। ठीक है भैया, तो ये जो है यहाँ से होकर जो है बहती है। ठीक है, इसे फुर्ती से कर लीजिए नोट, फुर्ती से कर लो इसको नोट, प्यारे बच्चों फुर्ती से नोट कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या, आगे हम एक नदी लेकर आ रहे हैं जिसे हम काली या शारदा कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो हम इसे काली कह देते हैं या फिर हम इसे क्या कहते हैं, शारदा। ठीक है भैया, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, इसकी अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई में इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है 350। ठीक है, क्या कहा, कितने होता है, 350 किलोमीटर। अगर मैं इसका उपनाम बात करूं, उपनाम, तो इसे गौरी गंगा कहा जाता है। उपनाम क्या है इसका, गौरी गंगा इसे जो है कहा जाता है। पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर से उद्गम होती है। पीलीभीत व नेपाल सीमा से उद्गम होती है, ये भी थोड़ा सा माइंड में रख लेना। ठीक है, टनकपुर के पास में जो है इसे, टनकपुर के बाद जो है इसे क्या कहा जाता है, टनकपुर यूके वाला है, समझ गए नहीं, टनकपुर ब्रैकेट में यूके के बाद इसे क्या कहा जाता है, शारदा कहा जाता है। उससे पहले काली कहा जाता है, उसके बाद में क्या कहा जाता है, टनकपुर के बाद में इसे शारदा कहा जाता है। ठीक है भैया, सीतापुर में ऐसा मान के चलिए, सीतापुर में घाट में याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बहराम घाट, सॉरी, तो सीतापुर में एक बहराम घाट है। कहाँ पर, सीतापुर में एक बहराम घाट है। कौन सा, बहराम घाट में ये किससे मिल जाती है, घाघरा से मिल जाती है, घाघरा से मिलती है। ठीक है, घाघरा से मिलती है, ये बात याद अपने माइंड में रख लीजिए। तो पहली बात होगी लंबाई 350 किलोमीटर हो गई इसकी। ठीक है, और गौरी गंगा के नाम से जाता है। पीलीभीत नेपाल सीमा से उद्गम होती है। टनकपुर यूके के बाद इसे शारदा कहा जाता है। सीतापुर में बहराइच घाट पर इसे किस में हो जाती है, घाघरा में मिल जाती है। इतनी बात यहाँ से हो गई है आपकी काली के बाद। ठीक है, अब हम बात करने वाले बच्चा घाघरा के बारे में। हम जो बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, घाघरा नदी। ठीक है भाई, घाघरा नदी की बात करने वाले हैं। तो घाघरा नदी, अगर इसकी लंबाई की बात करूं, लंबाई की अगर बात करूं मैं, तो 1080 इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं, शिवालिक श्रेणी से उद्गम होता है। तो उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिक श्रेणी से, शिवालिक श्रेणी से, शिवालिक श्रेणी से इसका क्या होता है बच्चा, इसका उद्गम होता है। ठीक है, अयोध्या में सरयू, ठीक है, अयोध्या में क्या है इसे, सरयू, और छपरा में जाके मिल जाती है, ऐसा मिलकर मान के चलिए। ठीक है, अयोध्या में जो है इससे सरयू, ठीक है, मिल जाती है, और छपरा में ये जाके गंगा मिल जाती है। तो अयोध्या में इसे क्या कहा जाता है, सरयू कहा जाता है, और बिहार के छपरा में जाकर ये गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिलती है। इतनी बात थोड़ी सी याद रखो, गंगा में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है भैया, इसकी सहायक नदी जो है वो कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी है राप्ती। सहायक नदी कौन कौन सी है, राप्ती इसकी सहायक नदी है। एक इसकी राप्ती हो गई, दूसरी आपकी एक होती है इसकी क्या है, शिखाटीला, शिखाटीला इसकी सहायक नदी हो गई, राप्ती हो गई, शिखाटीला हो गई। एक आपकी होती है सेरी, एक होती है सेरी, ये नदी है इसकी।
ठीक है। एक और बात इसकी इम्पोर्टेंट है, ये लखीमपुर खीरी और सीतापुर की, लखीमपुर खीरी व सीतापुर की सीमा बनाती है, ठीक है भाई। लखीमपुर खीरी पे सीतापुर की सीमा बनाती है, इतनी बात अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है भैया। अब इसके बाद जो हमारी नदी, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। लंबाई हो गई 1080, उद्गम शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अयोध्या में सरयू में हो जाती कहलाती है। घाघरा जैसे छपरा में जाकर गंगा से मिल जाती है। सहायक नदी राप्ती है, सिखाटीला सेरी है। लखीमपुर खीरी व सीतापुर की सीमा बनाती है, ठीक है। इसके बाद में आपकी आ जाएगी गोमती नदी, ठीक है। गोमती ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोमती, ठीक है। ये पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। पीलीभीत में एक जगह है फुल्लर झील से उद्गम होती है। दूसरी इसकी लंबाई 900 किलोमीटर, आई थिंक इतनी है लंबाई। अगर मैं बात करूं तो ये 900 हो गई इसकी लंबाई, गोमती पीलीभीत फुल्लर झील हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो हाँ, इसे एक और नाम दिया था इसकी सहायक नदी जो सुई नदी है। सहायक नदी कौन सी है? सुई नदी जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। एक और बात, इसे पोल्यूशन के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसे जैविक आपदा, क्या कहा गया? जैविक आपदा कहा गया। जैविक आपदा घोषित करा गया है। इसे क्या करा गया है? जैविक आपदा घोषित कर दिया गया, ठीक है भैया। इसे जैविक आपदा घोषित कर दिया गया। अगर हम बात करें पीलीभीत शाहजहांपुर लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर से होकर बहती है, ठीक है भाई। ये आपके याद रहेगा। तो आपका क्या है? पीलीभीत से उद्गम है, फुल्लर झील से इसका उद्गम होता है, 900 किलोमीटर है। सहायक नदी सुई नदी है इसकी। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है इसको। पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होकर ये बहती है। इतनी बात आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है। एक दो चार नदी और देख लेंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं, ज़्यादा नदियों के बारे में नहीं बात कर रहे। चलो अब चंबल की बात कर लेते हैं। चंबल, ठीक है भाई। तो चंबल नदी जो है वो क्या है? अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? जनापाऊ पहाड़ी से। उद्गम जनापाऊ पहाड़ी से, ठीक है। लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो इम्पोर्टेंट है लंबाई, 960 इसकी, 960 किलोमीटर। ये बीहड़ व अवनलिका का निर्माण करती है, ठीक है भाई। इसकी सहायक नदी कौन सी है? छिप्रा, ठीक है। उज्जैन इसी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन छिप्रा का उद्गम जो होता है काकरीबाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये भी याद रखना है, ठीक है भैया। क्लियर इतनी बात, ठीक है। आगरा इटावा की सीमा बनाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगरा व इटावा की सीमा बनाती है, ये भी अच्छी बात है। आगरा इटावा की सीमा बनाती है, ठीक है। इतनी बात। अगर हम इसके बाद में बात करें तो काली सिंधु पार्वती बानस काली सिंधु पार्वती सब सहायक नदी, ठीक है भाई। देख लो, उद्गम जो हो गया वो कहाँ से हो गया? जनापाऊ पहाड़ी से हो गया। लंबाई 960 हो गई है। बीहड़ अवनलिका बनाती है,
ठीक है। इसकी सहायक नदी जो है क्षिप्रा है। उज्जैन काकरीवाड़ी से इसका उद्गम होता है। आगरा और इटावा की सीमा बनाती है ये। और बानस, काली, सिंधु, पार्वती इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कौन सी नदी है। बेतवा। बेतवा नदी, बेतवा नदी को तुम्हें पता ही है, ठीक है। कहाँ से अगर बात करें तो बेत्रवती इसका संस्कृत में नाम है। संस्कृत में से क्या कहा जाता है? बेत्रवती, ठीक है। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी से उद्गम हुआ है। अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो ये मोस्ट है, लंबाई की बात करूँ तो मोस्ट है। और कितनी है? 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर भैया? 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अगर इतनी बात करें तो हमीरपुर में जाकर यमुना में मिलती है। यमुना में जाकर कहाँ मिलती है? हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। अगर और थोड़ी सी बात करें तो ललितपुर झांसी, ललितपुर झांसी जालौन, ठीक है। ललितपुर झांसी जालौन हमीरपुर, औरैया, औरैया हमीरपुर, हमीरपुर से होकर बहती है, से होकर बहती है, ठीक है। तो देखो संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? बेत्रवती कहा जाता है। उद्गम जो है विंध्याचल पहाड़ी से होता है। लंबाई 590 किलोमीटर है। यमुना हमीरपुर, ललितपुर झांसी जालौन, औरैया हमीरपुर, ठीक है, यहाँ से होकर बहती है। इससे आगे अगर हम बात करें तो केन। केन, पहली बात ये, केन को क्या नाम दिया गया है? केन को, तो केन को कर्णवती भी कहा जाता है, कर्णवती भी कहा जाता है, या हाँ कर्णवती भी कहा जाता है, ऐसे मान लो। और ये कहाँ से? कैमूर से उद्गम होती है। कर्णवती नाम कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से उद्गम, उद्गम यमुना में, यमुना में बांदा में जाके मिलती है, बांदा में मिलती है, ठीक है भाई। बांदा में जाके मिल जाती है। इतनी थोड़ी सी बात अपने दिमाग में रख लेना। 308 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो 308 किलोमीटर। इसके बाद में एक नदी और लिख दो। आपने कौन सी होगी? केन हो चुकी है ना, तो अब टोंस लिख लो, टोंस। तो टोंस नदी के बारे में अगर हम बात करें तो तमसा इसे कहा जाता है, तमसा इसका उपनाम है, तमसा। इतनी बात याद रख लो। लंबाई अगर बात करें 265 इसकी लंबाई है, ठीक है बच्चा। अगर बात करें तो तमसा 265 इसकी लंबाई है, ठीक है। और बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात इसी पर है, इसी पर है। इतना याद रख लो, ठीक है भाई। एक और याद रख लो, सोन नदी, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी और याद रख लो, ठीक है। लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर, ठीक है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र से होकर बहती है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से होकर बहती है, होकर बहती है, ठीक है। बनारस, बनारस, ठीक है। गोपद, गोपद, रिहंद, रिहंद इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी, ठीक है भाई। तो अब रिवाइज कर लेते हैं। केन की बात कर रहे हैं, कर्णवती कहा जाता है इसको। कैमूर पहाड़ी से उद्गम होती है, ठीक है। यमुना के में बांदा में मिलती है। लंबाई अगर 308 की बात करेंगे। टोंस की बात करें तमसा उपनाम जो है इसका, और 265 इसकी लंबाई है। बिहार जलप्रपात इसी नदी पर है, ठीक है। अगर बात करें सोन नदी, तो सोन नदी का है 780 किलोमीटर है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से होकर बहती है। बानस, गोपद और रिहंद इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी नदियाँ, ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है भैया। अब जो हम कल जो सेशन लेंगे वो कल सेशन लेंगे पूरा अच्छा प्यारे तरीके से सेशन जो लेंगे। कल हमारा सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों, वो होने वाला है हमारा झीलों पर, ठीक है। तो कल मिलते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। तो अपने पूरी अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहो। आपकी सही परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली जो है 7 बजे आपको सेशन मिल जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर। जब तक कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।